जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो हिंदी के टॉप 100 सुपर फास्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस वीडियो में मैंने शून्य से लेकर शिखर तक के सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। याद रखना यह है कि 20 मिनट की यह वीडियो बहुत तेजी से तो कराऊंगा, लेकिन 100 क्वेश्चन 1000 के बराबर होंगे। और साथ ही साथ याद रखना है कि ऑल चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को समाहित कर लिया है, जिससे कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी ना पड़े। पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, या उससे पहले आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर पीडीएफ से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई समस्या है तो गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, या दिए गए नंबर पर हाई लिखकर जरूर भेजिए व्हाट्सएप पर। लेकिन उससे पहले परीक्षा के लिए क्वेश्चन करना, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगो। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हर क्वेश्चन की टर्म एंड कंडीशन यह है कि 10 सेकंड आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो अमूमन अगर देखा जाए तो ये सारे बच्चों को पता होगा, हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। लेकिन यहां से बनेंगे 2-3 क्वेश्चन कि भारोपी परिवार की भाषा तो है, लेकिन इसका उदय होता है वैदिक संस्कृत से। अगर आप प्रश्न यह भी बनता है कि हिंदी को भारतीय संविधान में क्या लिया गया, तो राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को अपनाया गया राजभाषा के रूप में, आर्टिकल 343 के तहत, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन नहीं, बल्कि 6 से 7 क्वेश्चन बन गए। और इसी तरह ये 100 क्वेश्चन की वीडियो 1000 कॉन्सेप्ट में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये बहुत तेजी से होने वाली। अब रफ्तार पकड़ेंगे। दूसरा नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अगर देखा जाए तो बहुत सी भाषाएं लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, तो इसी तरह अंग्रेजी को रोमन में, इसी तरह पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है, तो फिर उर्दू को लिखा जाता है अरबी फारसी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि नहीं सर, देवनागरी, अरे लिपि देवनागरी है तो लिपि कैसे हो जाएगी? तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलन रूप है वो है खड़ी बोली है, तो इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, तो दोस्तों अगर आप हिंदी भाषा के जन्म की बात करते हो तो काफी विवादों में रहता है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा के जन्म की बात करते हो तो इसका आंसर डी भी सही होता है, ए भी सही होता है। चूंकि अब हिंदी का जो उदय हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, तो सौर से नहीं अपभ्रंश, तो ये ज्यादा माना जाता है। फिलहाल ए हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी 14 सितंबर 1949 को, जो अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, तो हमने कहा राजभाषा है, तो आर्टिकल 343 के तहत क्या है? आर्टिकल 343 के तहत ये राजभाषा के तहत को रखा गया है। और अगर आप सह राजभाषा एसोसिएट लैंग्वेज की बात करते हो तो वो हिंदी में, हिंदी के बाद अंग्रेजी है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 343 से लेकर 351 तक हिंदी को यहां पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आर्टिकल 343 हो गया, 351 तक हो गया, और भाग 17 में हिंदी का जिक्र मिलता है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं वर्णित हैं। दोस्तों, ईमानदारी से गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो दिल से जरूर कनेक्ट होइएगा। हर बहन, हर भाई, हर गहड़ी से बस एक ही बात कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी केवल दिल से कनेक्ट होता है। चैनल आएंगे, चैनल जाएंगे, और हमारी बहन, हमारा भाई कोई भी है तो उसका रिश्ता कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बढ़िया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी वर्ण। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक कौन सी है, सार्थक छोटी इकाई या सार्थक जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई, तो वो है शब्द। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रश्न के हिसाब से वर्ण हो जाएगा। 8 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है आप किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आंसर किसके साथ? डी के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो अगर आप वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो यह है चैप्टर कारक से प्रश्न। तो चैप्टर कारक कहता है कि अगर कोई भी विभक्ति में और पर से है तो वहां पर अधिकरण कारक आ जाएगा, क्योंकि जिस कारक में आधार का बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक आता है। जैसे पक्षी तालाब में है, या मछली तालाब में है, या कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, या तोता डाल पर बैठा है, तो अधिकरण कारक लगाना है। कारक होते हैं 8। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां, ये देखिएगा चैप्टर नंबर किससे है? फर्स्ट नंबर से है, वर्णमाला से। अगर आप देखते हो तो आप कंठ ध्वनियों की बात करते हो तो क च ट त प, यानी स्पर्श व्यंजन में कंठ ध्वनियां आती हैं। कंठ ध्वनियों को देखा जाए तो वहां पर आप का वर्ग देखते हो तो का वर्ग में काखा आ जाता है। ये मूर्धन्य है, ये चाचा जाजा आपका तालव्य है, और ये है आपका अंतस्थ है। आइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। स्थान के आधार पर अगर मूर्धन्य व्यंजन की बात करते हो तो ये जाएगा टाठा डाढ़ा के साथ। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ। ये आपका ओष्ठ है, ये तालव्य है, और ये कंठ है, तो आंसर किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः
संगठन, यानी जो पुनः संयोजन व्यवस्था है वो की गई थी। यहां पर थोड़ा सा छुप गया, कोई बात नहीं। देखिए, दो प्रश्न बनेंगे। जब आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर पुनः जो है पुनर्गठन, तो आपका पुनर्गठन में आंसर डी जाएगा। लेकिन जब आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है पहला भाषाई राज्य। तो फिलहाल आंसर डी। भाषा आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बनता है, तो वो आंध्र प्रदेश बनता है, इसलिए विकल्प किसके साथ, डी के साथ। दो वर्णों के मेल से बनने वाला विकार जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। यहां कॉन्सेप्ट ये है, कहता है कि अगर वर्णों के मेल से है तो वहां पर आपका संधि हो जाएगा, और अगर आपका शब्दों के मेल से होता तो वहां पर क्या हो जाता, तो वहां पर आपका हो जाता समास। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका समास वाला विकल्प गलत हो जाएगा, संधि वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। तो इसलिए जब वर्णों के मेल से पूछे तो आंसर ए ही मारिए, और जब यहां पर अगर शब्द आ जाए तो आंसर तुरंत बदलकर बी हो जाएगा। तो शब्दों के मेल से समास होता है और वर्णों के मेल से यहां पर क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि अगर होते हैं तो वो होते हैं तीन प्रकार के। एक आपका स्वर, एक आपका व्यंजन और एक आपका विसर्ग। तो स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और विसर्ग हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर स्वर के भेद पूछे जाएं तो यहां पर हो जाते हैं आपके 5 भेद हो जाते हैं, है ना। तो दीर्घ हो जाता है, यड़ हो जाता है, अयादि हो जाता है, गुण हो जाता है, और बताइए कौन सा होता है, वृद्धि होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अब ये लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में आए हैं तो प्यारे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 16। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है सफिक्स, होता है प्रत्यय होता है। उपसर्ग आगे जुड़ता है, और अविकारी जो बदलता ही नहीं अपनी अवस्था को, वो अव्यय होता है। और समास तो आपको बताया ही, यानी शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आ गया, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि संधि वर्णों का मेल है, और समास हमारा क्या है, समास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 17 का बी आंसर हो जाएगा। समास शब्दों का मेल होता है, तो शब्द जब मिलेंगे तो समास, और वर्ण मिलेंगे तो संधि। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब यहां से बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। पहली बात तो समास के बारे में आपने जान लिया। दूसरी बात यह है कि जब आप समास के बारे में जान लेते हो तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, और समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास होता है। समास के अगर आप प्रकार की बात करते हो तो समास के प्रकार होते हैं कितने? 6 प्रकार के होते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन ए जाएगा। प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों, अगर आप उपसर्ग की बात करते हो तो प्रा मने, यानी प्रा और ख्याति, जो अपने ख्याति की बात करें तो जो प्रसिद्धि है ना। तो इसलिए उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? शब्द के आगे लगता है। अगर आप प्रख लगा लोगे तो या तो बचेगा, तो इसलिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन केवल याद रखना, अंश को हटाकर मूल शब्द जरूर बनना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वस्तु, स्थान या भाव के विचार के घोतक शब्द को क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे आपका संज्ञा। संज्ञा की बात करें तो यहां पर आपके 3 प्रकार की मान्यता संज्ञा होती हैं। संज्ञा नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, बचपन से पता है आपको, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। अच्छा, सर्वनाम होता है नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण, और विशेष से वो होता है जो जिसकी विशेषता बताता है, नहीं किसके बारे में। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? विवादित काफी होता है, लेकिन आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब आप अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 5 मारते हो तो आंसर सी के साथ लॉक कर लिया जाता है। अगला, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्रति हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग पूछा है तो प्रति आगे लगेगा, और प्रति आगे लगेगा तो ये ई में बदल जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए, यानी गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे? गमन का मतलब होता है जाना। अगर हम इसको विलोम बनाएंगे, विपरीत बनाएंगे, तो इसका मतलब होगा आना। तो गमन के आगे मुझे आ लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा बी और बन जाएगा शब्द आगमन। अगला प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? देखिए, हर तरह के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूं, ऑल चैप्टर कवर कर रहा हूं। निर्वासित की बात करेंगे तो निर्वासित में इत प्रत्यय लगता है, यानी पीछे लगने वाला। अगला कॉन्सेप्ट, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट हो रहा है छोटे बड़े एग्जामों में। सूर्य शब्द की बात करें तो सूर्या है, तो इसलिए विकल्प हमारा बी चला जाएगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस प्रकार रंगीन छपे, अब यहां रंगीन नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आपको रंगीन का हेडलाइन कर देता हूं, यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किस तरह की बात अगर करें
जो है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस प्रकार में अगर देखा जाए तो कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा में आप भाववाचक संज्ञा लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जंगल में लगने वाली आग, अब 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक है आपका जठरानल जो पेट में लगती है, एक है आपका बड़वानल जो आपकी समुद्र या पानी में लगती है, और एक आपकी है दवानल यानी जंगल में लगने वाली आग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो अगर आप विधवा देखोगे तो विधवा यानी जिसका पति ना हो, ठीक है ना, विडोर या विडोवर यानी विदुर होता है। अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप अप्रसूता की बात करोगे, जो बच्चे ना जो है जन्मी हो, लेकिन उम्मीद तो होती है, प्रसूता मीन्स होता है जिसने अभी बच्चा दिया हो। और बांझ का मतलब क्या है, बांझ का मतलब होता है जिस स्त्री का कोई बच्चा ही ना हो, कोई संतान ही ना हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी। कुलटा दोस्तों होती है ऐसी व्यभिचारिणी, है ना, कई तरह के संबंध रखने वाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय। अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न है अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहां पर है वर्ण की आवृत्ति, और वर्ण की आवृत्ति है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास में। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक को कहा जाता है शब्दों की आवृत्ति, और उपमा में तुलना होती है, और उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनुमानो जैसे शब्द आते हैं। एक और प्रश्न, चरर मरर खुल गए अरर। अब क्या बताओ, यहां पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, यहां पर भी आपका अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपकी जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? अगर आप स्थायी भाव की बात करते हो तो जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव। रसों की संख्या है 11 तुलसीदास और सूरदास के अनुसार, तो 11 ही आपके स्थायी भाव हो जाएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपको 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं और 15 मात्राएं। तो यहां पर आपको 16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ? सी के साथ। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस में आप जुगुप्सा, शांत रस में क्रोध, शांत रस में शोक, शांत रस में निर्वेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन किसके साथ? निर्वेद के साथ चला जाएगा। निर्वेद की बात अगर करें तो निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस से क्वेश्चन और बनता है कि नौमा रस किसे कहा जाता है? तो शांत रस को ही कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि रसों के जनक कौन है, तो भरत मुनि कितने रस बताए हैं? भरत मुनि ने 8 रसों की जो है वहां पर उन्होंने बताया कि 8 रस हैं, 9वां रस उन्होंने नहीं दिया। आलोक का विलोम क्या है? तो देखिएगा, आलोक की अगर हम बात करें, क्या है सर, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आलोक का विलोम क्या होगा, तो भाई ये तो पता होना चाहिए कि आलोक का मतलब क्या होता है। तो आलोक का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा प्रकाश हो, और प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। तो आंसर सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस यानी प्रेम, और प्रेम की निष्पत्ति होती है तो रति में होती है, तो इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। गरिमा का विलोम क्या होगा? तो गरिमा का होता है लघिमा होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो शिवा बावनी है, क्या है, शिवा बावनी है, तो उसके रचनाकार कौन है, तो आप जितने भी बच्चे हैं वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ मार रहे होंगे। जब आप भूषण की बात करते हो, क्या है, भूषण की बात आप करते हो, तो भूषण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये भी बात आपको याद रखनी है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। देखिए, श्याम तो है व्यक्तिवाचक, दुख है भाववाचक, सेना है आपका समूहवाचक, और लड़का जो है आपका है जातिवाचक, तो इसलिए विकल्प ए जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताइए। सहारा दिया जाता है पुल्लिंग, सूची पत्र पुल्लिंग, सियार पुल्लिंग, परिषद स्त्रीलिंग। तो इसलिए याद रखना है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या परिषद हो या नगर निगम हो, ये सब क्या है? ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अगला, भाई विधान परिषद ही तो स्त्रीलिंग ही तो है, विधानसभा भी स्त्रीलिंग ही है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय होता है आपका अद्भुत में। जब किसी भी चीज, कोई भी चीज अद्भुत होती है, तभी तो आप कहते हो आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित हो गए, तो इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। देखिए, प्रत्यय लगता है पीछे, लेकिन अगर पूछा जाए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के मध्य लगता है, तो ये लगता है क्रिया। और संज्ञा सर्वनाम के बीच में कौन लगता है? तो ये तद्धित प्रत्यय लगता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? तो छंद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद है आपका कैसा वेद है? गद्य पद्य का। सामवेद आपका कैसा है? संगीत का। ऋग्वेद प्राचीन है, और आपका जादू टोने का वेद है अथर्ववेद। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? देखिए, छंद में आपके चरण भी होते हैं, छंद में आपके जो रुकावट होती है तो वो यति भी होती है। तो रुकावट, छंद को पढ़ते समय जो आप विराम लेते हो तो यति,
और छंद में जो विभक्ति है वो चरण है, तो इसलिए ये भी है, ये भी है, तो आंसर किसके साथ? सी के साथ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अगर आप सूर्योदय की बात करोगे, क्या है, अगर आप सूर्योदय की बात करोगे तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? फटाक से जवाब दीजिएगा कि अगर आप सूर्योदय की बात करते हो तो सूर्योदय में कौन सी प्रत्यय है, कौन सी संधि है? तो यहां पर मैंने आपको कई बार बताया कि सूर्य धन उदय, और जहां पर आपकी क्या है, जहां पर आपका एक लाइन, देखिए एक ट्रिक होती है कि जब भी आप मात्रा देखो तो एक मात्रा है डंडे के ऊपर, तो ये है आपका गुण, जैसे सुरेश, महेश, दिनेश, है ना, तो वहां पर गुण संधि हो जाएगी। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अब हरिश्चंद्र में देखा जाए तो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का मतलब हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र है ना, हरि, और जहां पर विसर्ग आ जाएगी तो भाई विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का उच्चारण कहां से होता है? हमेशा कंठ मार्ग से होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बताओ, चलो क्या बात है। अब आपको बर्तनी बतानी है। क्या बतानी है? अब आपको बर्तनी बतानी है इस क्वेश्चन में कि भाई जिजीबिसा कैसा लिखा जाएगा। बताओ, कमेंट करिएगा। हाँ चलो भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर। रोगी में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होना चाहिए, कोई बात नहीं, उत्कृष्ट जिजीबिसा थी। तो कुल मिलाकर प्रश्न में जिजीबिसा पूछा है, कैसा लिखा जाएगा? तो जिजीबिसा में देखिए सा ऐसा तो बन नहीं सकता। अब जिजीबिसा एक ये हो सकता है और एक जिजीबिसा ये हो सकता है। तो पहली बात जीजी नहीं हो सकता है, यानी दोनों में छोटी की मात्रा नहीं हो सकती, और जीजी दोनों बड़ी भी नहीं हो सकती, तो आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में, बहुत बार आने वाला प्रश्न है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सावधानी में बहुत से बच्चे आनी लगाते हैं, लेकिन होगा क्या? ई होगा। अगला, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो इसमें दोनों जा आपके आधे होंगे। अब ये हो नहीं सकता, ये ऊ है और इसमें बिल्कुल गलत है, तो इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। आधी वीडियो पता ही नहीं चला कहां खत्म हो गई। अब देखिएगा 3 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा, तो मैं कहता हूं पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव शब्द में आव प्रत्यय है, यानी ऑप्शन किसके साथ? सी के साथ जाएगा। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में वी धन ज्ञान, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान के आगे लगा है वी, तो उपसर्ग हो गया ऑप्शन सी। संस्कृत में ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम, और तद्भव वो होते हैं जो इनसे बने हुए। देशज वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति का मुझे पता ही ना हो, और विदेशज वो होते हैं जो दूसरे देशों से हमारे क्या हो, आए हुए हों। तो ये बात आपको याद रखनी थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? तो अंग्रेजी शब्द, और मजिस्ट्रेट शब्द हो गया भाई विदेशी शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द की परिभाषा सिंपल सी होती है कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, जो टूटे ही ना। तो जैसे जितना छोटा रूढ़ लिखा है उतना ही छोटा आंसर होगा, तो यानी आंसर क्या दिया? डी, है ना। दो तरीके की ट्रिक बता दी, या तो छोटे से छोटा आंसर देख लो, या तो फिर आप उसको तोड़ के देख लो कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, तो पशु का संधि विच्छेद नहीं हो रहा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो अगर हम देखें में और पर दोस्तों होता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अधिकरण कारक। निम्नलिखित में शब्द कौन सा ऐसा है जो सदा स्त्रीलिंग रहता है? जैसे बाज, जैसे मकड़ी, जैसे गैंडा, जैसे पक्षी। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। मैं आपको 20 सेकंड ज्यादा दूंगा, क्या है ना सर, 20 सेकंड में आपको ज्यादा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर मकड़ी की बात आप करते हो, क्या है, मकड़ी की अगर आप बात करते हो, तो ये सदैव स्त्रीलिंग, और सदैव स्त्रीलिंग कौन से? यही नहीं, लिख लो अगर हो, गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, छिपकली, मैना, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, ये सब। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द की बात अगर करी जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये विवादित क्वेश्चन हो गया है, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। 58 देख लीजिए। धक्का मुक्की में कौन सा उपसमास है? तो एक क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा ही दे देंगे होमवर्क के लिए, 101, ठीक है, कोई बात नहीं। धक्का मुक्की की बात अगर करोगे तो धक्का और मुक्की तो द्वंद्व हो जाएगा, दोनों पद जो है यहां पर प्रधान। त्रिफिला में कौन सा समास है? त्रिफिला, त्रिफिला यानी द्विगु समास हो जाएगा, और त्रिफिला में द्विगु समास है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर संख्यावाची पद प्रधान होता है वहां पर द्विगु हो जाएगा।
रेलगाड़ी शब्द कैसी है? रेलगाड़ी शब्द भैया दो भाषाओं से मिलने वाला शब्द है, और दो भाषाओं से मिलने वाला शब्द होता है संकर। जैसे रेल है हिंदी और रेल है इंग्लिश और गाड़ी है हिंदी, तो इसलिए संकर शब्द हो जाएगा। संकर शब्द वो होता है जो दो विभिन्न भाषाओं यानी दो प्रजातियों वाला हो। बानर का तद्भव क्या है? तो बानर की बात करें तो बंदर होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए समास होते हैं प्रमुख 6 प्रकार के, दीर्घ, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री और अव्ययी भाव। लेकिन पंचवटी में आपका आ रहा है संख्यावाची, और संख्यावाची होता है आपका द्विगु। अगला, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी, नयन कैसे है? मृग के समान, जहां पर विशेषता हो वहां पर कर्मधारय हो जाता है, तो इसलिए विकल्प सी। अगला, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अनुजा, क्योंकि आप स्त्री, अनुज का मतलब छोटा भाई और अनुजा का मतलब छोटी बहन। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। अगला प्रश्न, सुत शब्द को स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो सुत का मतलब पुत्र और सुता का मतलब पुत्री, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा के जन्म के साथ मैंने आपको बताया ही बताया, अपभ्रंश की बात हमने करी, सौर सेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू आती है, अवधी आती है, कन्नौजी आती है, तेलुगु नहीं आती हिंदी के अंतर्गत, इसलिए विकल्प सी जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर को 1949 टाइम, यानी 14 सितंबर 1949 तिथि आपको याद रखना है। तो 1949 की बात अगर करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और याद रखना है कि भाई हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाते हैं हर साल। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो यहां पर आप मारेंगे संस्कृत, तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, जहां से आपको संस्कृत की बात देखने को मिलती है, संस्कृत आदि जननी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, लेकिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं हम अपने देश में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अगर आप हिंदी भाषा के विकास की बात करते हो तो सही अनुक्रम कौन सा है? प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अगर आप 351 की बात करते हो तो संघ की राजभाषा है, माफ कीजिएगा संघ की राजभाषा। देखिए संघ की राजभाषा 343, लेकिन अगर आप हिंदी के विकास के लिए निर्देश देते हो, या अगर आप कहते हो उच्चतम न्यायालय, तो 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उनकी कामकाजी भाषा। लेकिन अगर आप विकास की बात करते हो 351 के तहत आ जाएगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी जाएगा, है ना। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा दोस्तों पश्चिमी हिंदी का एक पार्ट है, तो इसलिए ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के लिए ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अभ्युदय संधि, अभ्युदय शब्द में संधि, तो देखिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक यही होती है कि जब कोई शब्द होता है तो उसके ऊपर अगर या, रा, ला, वा अगर हंतस्थ व्यंजन है, मेरे लिए देखा जाए या और वा के ऊपर अगर कोई आधा वर्ड लटका हुआ है, या के ऊपर भा लटका हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यड़ संधि मार देना, जैसे स्वागत, जैसे प्रत्यक्ष, जैसे अबुद्ध, है ना, अबुद्ध। तो यहां पर आपको याद रखना है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? देखिए संधि के प्रकार 3 होते हैं, लेकिन स्वर के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, अयादि और यड़। अगला, लोटा शब्द कैसा है? तो लोटा शब्द है देशज भाषा का, यानी देशज का मतलब है कि ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं और जो अभी तक चल रहा है। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल का संधि विच्छेद हो नहीं सकता, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जलज होता, पंकज होता, नीरज होता, तो यहां पर योग रूढ़ हो जाता। पाकशाला हो, विद्यालय हो, पाठशाला हो, जिसका संधि विच्छेद हो जाए तो वो यौगिक, और जिसका ना हो पाए, मैंने ऊपर बताया, वो रूढ़ हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो देखिएगा हर शब्द की ट्रिक है, शब्द को तोड़ लो, संधि भी हो जाए और समास भी हो जाता है। जैसे इस शब्द को तोड़ोगे तो सु अलग आएगा, पुरुष अलग आएगा। सु माने अच्छा, पुरुष माने पुरुष। अच्छा पुरुष तो कर्मधारय, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, अच्छा है, और विशेषता वाले सारे कर्मधारय होते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो वही भाई कर्मधारय बनता है, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। दोस्तों 500 क्वेश्चन की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, इसलिए वो भी वीडियो आपको जरूर देखनी है। 500 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे, मैंने लाइव एक साथ में 500 क्वेश्चन कराए हैं, और उसको अगर देख लिया तो हिंदी के जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बचे रहेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। मतलब उस वीडियो को देखने के साथ हिंदी का पूरा पेपर आपका हो जाएगा। तो 500 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने इसी कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, देख जरूर लेना। लेकिन एक ईमानदारी से आपका मुझे एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में चाहिए।
और एक लाइक चाहिए, और चैनल पर पहली बार कोई बहन कोई भाई है तो सब्सक्राइब कर देना। यहां पर कहते हैं कि द्विगु समास तो सप्ताह हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका संख्यावाची है। शुद्ध वर्तनी तो जानवी हो जाएगा, लेकिन जानवी ये अंदर वाला रहेगा। 82, ये वाला बहुत कॉन्सेप्ट कठिन है, लेकिन आप उम्मीद नहीं करोगे कि इसका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर देखिए डी हम लोग लिखते हैं, लेकिन आंसर होता क्या है, अधःपतन। इसलिए विकल्प जाएगा शुद्ध वर्तनी में, अधःपतन होता है, अधोपतन नहीं होता। शुद्ध वर्तनी सृष्टि की बतानी है, तो सृष्टि का शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आप यही कहोगे कि सृष्टि। सर हम ऐसे ही लिखते हैं, ऑप्शन बी जाएगा। गायक सही संधि विच्छेद, गायक आयादी संधि है, स्वर संधि का पार्ट है। गायक में गय धन अक होता है, गय धन अक होता है, गय धन अक होता है, यहां पर देखो मिल रहा है, तो आंसर ए जाएगा। अभिषेक का संधि विच्छेद बहुत अजीबो गरीब है। अभिधन सेक होता है, यहां पर सेक ऐसा है, लेकिन यहां पर बन जाता है ये वाला सेक, और ये सारे गलत हो जाते हैं, इसलिए विकल्प में सेक वाला भाई देखना है ना, सेक में साई चेंज हो जाता है। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चिरायु, आयु, आयु है या चिर है, बताइए। आयु तो प्रत्यय हो गया तो गया, चिर हमारा क्या है, उपसर्ग हो गया। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, धुंधला, धुंधला तो हमने कहा धुंधला, ला हो गया, आंसर जाएगा बी के साथ। कवि का स्त्रीलिंग तो कवइत्री, और कवित्री देखिए जहां पर कवि आएगा वो गया, कवि आएगा कवइत्री, कवइत्री, बा पर मात्रा नहीं होगी, तो इतना ही आपको याद रखना है कि परीक्षा में अगर कवित्री हमें लगाना है सही शुद्ध वर्तनी में, चाहे स्त्रीलिंग पूछे चाहे वर्तनी पूछे, जिसमें बा पर मात्रा नहीं होगी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के, तो एक वचन, दो वचन या एक वचन बहुवचन। तो हिंदी भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन होते हैं संस्कृत में। लेकिन अगर हिंदी की बात करें, देखो फिर से, हिंदी में दो हैं, संस्कृत में तीन हैं। यहां पर है एक वचन और बहुवचन, यहां पर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहां पर आंसर किसके साथ, एक वचन बहुवचन के साथ। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही है भैया पुल्लिंग है, भाई दही खाया, दही जो है जमा, ऐसे तो बोलते हैं। निम्नलिखित में शब्द में स्त्रीलिंग कौन सा, चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, पुल्लिंग है। संकल्प लिया जाता है, पुल्लिंग है। उत्साह होता है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो आंसर किसके साथ, मृत्यु। देवासुर में कौन सा जो है समास है, तो देव असुर, देव असुर, देव असुर दोनों पद द्वंद्व हो गया। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर भाई देशों का अंतर, तो मैं कहूंगा भाई विभक्ति आ रहा है तो दिगु क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, जहां पर विभक्ति वाला है। ये क्वेश्चन काफी बच्चों से गलत होता है। बाल का स्त्रीलिंग क्या है, बाल का है, बाला है, तो आंसर किसके साथ, बी के साथ हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहेंगे क्या, सर्वनाम हो कहेंगे। प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो रहे। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, तो इसका मतलब अलगाव हो रहा है, उससे आ रहा है, तो अपादान हो जाएगा। आंसर किसके साथ, ए के साथ। हिंदी में कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के कारक होते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले, ना धारण करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। धारण करने वाले शब्द की बात अगर कर लें तो क्या कहते हैं, तो आप कहते हो यौगिक, है ना। अगला, हिंदी भाषा में अगर देखा जाए शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो आपको बताना है तो कि अगर यह पूछा जाए क्या हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं, क्या है सर, अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई कोई भी काला है तो काली हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जैसे बालक है वो बालिका, यहां पर आ जाओ, छात्र है छात्रा, तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा ही तो होता है। और ये रहा 99। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, तो आप कहोगे कि भाई लघुता, शत्रुता, है ना, ये सब क्या है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अध्याय पुल्लिंग, स्वदेश पुल्लिंग, अपराध पुल्लिंग, स्थापना की जाती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देता हूं इसी अगर वीडियो से होमवर्क के रूप में, है ना, इसी वीडियो से होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही सही बताना। और आपको बता दें, नीचे मैं आपको फिर से ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि भाई जाते जाते कम से कम वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने एक मित्र में केवल शेयर करना है। कोई बहन हमारी देख रही है, कोई हमारा भाई देख रहा है, कोई गृहिणी देख रही है, एक ही केवल व्यक्ति को भेजो, चाहे किसी को भी भेज दो, उसको भेज दो व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। तो भाई उसको शेयर कर देना। और नीचे दी गई लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दी। 500 क्वेश्चन अगर उस वीडियो के देख लिया आपने, आधा घंटे का समय देख लिया, तो भी मैं कहता हूं कि वो 4 से 5 घंटे की वीडियो है। वो वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो आप कहोगे कि सर पूरा हमारा खत्म हो गया, हमें कहीं किसी किताब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मेरा जो है प्रणाम, और आप सबको बहुत सारा प्यार। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही देखिए मुस्कुराते रहिएगा। चीजें
बहुत अच्छी आने वाली हैं। आपके साथ जब अच्छा होगा तो आप महसूस नहीं कर पाओगे, आप शॉक्ड हो जाओगे कि सिलेक्शन हो गया और पता भी नहीं चला। लाइफ बदलते टाइम ही नहीं लगता। गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखना, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, कोई भी चीज आएगी सबसे पहले मैं आपके लिए काम करता हूं, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं देखना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी ही देर में कनेक्ट होऊंगा आपसे। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।